जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि टंगस्टन जो धातु होती है उसका गलनांक कितना होता है। जो टंगस्टन धातु होती है, जो बल्ब हमारा होता है उसमें इस प्रकार से टंगस्टन धातु लगी हुई होती है। जब हम इस बल्ब को हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि सप्लाई जाती है तो ये टंगस्टन धातु जो होती है वो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म हो करके लाल जब हो जाती है तो वही से हमें प्रकाश मिलने लगता है। तो यह टंगस्टन धातु कुछ इस प्रकार से हमारी टंगस्टन धातु होती है। इसका जो गलनांक होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो गलनांक होता है जो कि बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यह जो टंगस्टन धातु जब गर्म होती है तो वो पिघलती नहीं है, क्योंकि उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसका गलनांक कम हो तो ये पिघल जाएगी, लेकिन क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है इसलिए जब हम सप्लाई देते हैं तो गर्म होकर के प्रकाश देने लगता है, पिघलता नहीं है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा टंगस्टन धातु होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, ये कुछ हमारा ट्रांसफार्मर का मैंने सिंबल बना दिया है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जैसा कि लिखा हुआ है। अब देखिए, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग की ये हमारी जो वाइंडिंग है ये कोर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग को ये हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया है। अब जो अन्योन प्रेरण का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, इसको हम अन्योन प्रेरण बोलते हैं, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब पहली वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है, यह जो हमारी पहली वाइंडिंग है जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, इसको जब हम एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह हमेशा एसी सप्लाई पर ही काम करता है, डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसीलिए वह डीसी पर काम नहीं करता है, केवल एसी सप्लाई पर काम करता है। तो पहली वाइंडिंग में हम जब एसी सप्लाई को देते हैं, इस वाली साइड में हमने एसी सप्लाई को दे दिया तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसके चारों तरफ जैसे ही सप्लाई देंगे, आप समझते हैं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। जब भी आप किसी कॉइल को आप सप्लाई देंगे, वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, उसका डेवलप हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और जब दूसरी कॉइल इस चुंबकीय फील्ड के अंदर आती है, अब यह क्या हुआ कि यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड बनी तो इसके कोर के माध्यम से ये दूसरी कॉइल भी इसी के अंतर्गत आ गई, इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत आ गई, इसी चुंबकीय फील्ड के अंतर्गत आ गई। तो दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रॉन बहने लगता है, मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वाले में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। कैसे? इस कोर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन इधर तक आ जाते हैं, फ्लो होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, और इस कॉइल के सिरे पर हमें एसी सप्लाई मिल जाती है। इस वाले की जगह पे हमें एसी सप्लाई मिल जाती है। जो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस कोर के माध्यम से ट्रांसफर होकर के सेकेंडरी साइड में आ जाती है और यहाँ पर हमें एसी सप्लाई मिलने लगती है। यह ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई इसकी इनपुट सप्लाई पर निर्भर करता है। मतलब जब तक इधर हमें सप्लाई नहीं देंगे हम, तब तक इधर सप्लाई नहीं मिलेगी, और जितना इधर हम सप्लाई देंगे उसी अनुसार यहाँ पर हमें सप्लाई मिलेगी। मतलब जो प्राइमरी है उसी पर हमारा सेकेंडरी निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी अलग है प्राइमरी अलग है। ध्यान रखिएगा इसमें यह भी कि जो प्राइमरी कॉइल होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, उसका सेकेंडरी वाइंडिंग से सीधे सीधे संपर्क नहीं होता है, इस कोर के माध्यम से ही संपर्क होता है, सीधे सीधे संपर्क नहीं होता है। तो जब हम इसमें सप्लाई देते हैं और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस कोर के माध्यम से सेकेंडरी साइड में पहुंच जाती है और यहाँ पर हमें वही एसी सप्लाई मिल जाती है। उसी सप्लाई का हम बाद में उपयोग कर लेते हैं, और इसी को हम ट्रांसफार्मर को हम जो अन्योन प्रेरण का सिद्धांत होता है, इसी को हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसका जो आविष्कार हुआ था ट्रांसफार्मर का, वो कब हुआ था? 1831 में हुआ था। माइकल फैराडे ने इसका जो है आविष्कार किया था। तो ये हो गया इसका आंसर कि अन्योन प्रेरण सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक बोल्ट क्या कहलाता है।
तो जो 1 वोल्ट होता है वह 1 जूल प्रति कूलाम कहलाता है, 1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है उसका जो है प्रयोग क्या पता करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, प्रेरित धारा पता करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि इस प्रकार से आप अपनी अंगुलियों को इस प्रकार से सेट करें कि प्रत्येक अंगुली एक दूसरे के लंबवत हो। अंगूठा और तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो जो अंगूठा होगा वह मोशन को बताएगा और जो हमारी तर्जनी अंगुली होगी वह क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगी। तो जो करंट होगा, जो हमारा प्रेरित धारा होगी, उसको जो मिडिल अंगुली है, मध्यमा अंगुली है, वो करंट को बताएगी। और यही चीज फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में पता चलता है कि प्रेरित धारा को बताता है, जो हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि एसी परिपथों में एसी मीटर क्या मापते हैं। मतलब जो एसी मीटर होते हैं, हमारे एसी सप्लाई को मापने वाले मीटर होते हैं, वो क्या मापते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आरएमएस मान को ज्ञात करते हैं। मतलब जब आप मीटर पर देखते होंगे ना कि इस प्रकार से 220 वोल्ट लिखा हुआ है या 415 वोल्ट लिखा हुआ है, या जो एम्पियर हम शो कर जो देखने को मिलता है, वो जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू होती है। तो ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है, किसी प्रतिरोध में से अल्टरनेटिंग करंट एक विशेष समय के लिए गुजारा जाए। मान लीजिए कि हम कोई प्रतिरोध है, ठीक है, ये हमारा कोई प्रतिरोध है, इसमें अगर हम एसी सप्लाई क्या करें, एक विशेष समय के लिए, मान लेते हैं हम 1 सेकंड के लिए हम एसी सप्लाई इसमें से गुजारते हैं। अल्टरनेटिंग करंट एक विशेष समय के लिए अगर गुजारा जाता है किसी प्रतिरोध में से, तो यह इसमें कुछ कैलोरी ताप पैदा करेगा। तो जब इसमें एसी करंट फ्लो होगी तो निश्चित है इसमें हीट पैदा होगी, ठीक, क्योंकि करंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि जहां पर भी करंट फ्लो होगी वहां पर हीट जरूर पैदा होगी। तो एसी सप्लाई को हम 1 सेकंड के लिए किसी कंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस है उसमें हम जब फ्लो कराएंगे तो उसमें हीट पैदा होगी। अब ऐसे प्रतिरोध में से उपरोक्त समय तक ही इतनी मात्रा का डायरेक्ट करंट भी गुजारा जाए, ठीक, मतलब सेम यही रेजिस्टेंस हमारा हो और इसमें भी हम डीसी सप्लाई को हम गुजारे कितने देर के लिए, 1 सेकंड के लिए अगर हम गुजारते हैं तो जो पहले जितनी ही ताप कैलोरी उत्पन्न करे, ठीक है, तो मतलब ये हुआ, तो एसी के फ्लो होने से जो हीट पैदा होगी और जो डीसी सप्लाई के फ्लो होने से 1 सेकंड तक फ्लो होने से जो हीट पैदा होगी, इसका जो वैल्यू होगा वह अल्टरनेटिंग करंट के आरएमएस वैल्यू के बराबर होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वह इसकी वैल्यू के बराबर होगी। तो जो इसमें जो हीट पैदा होगा वो इस हीट के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में फर्क होगा, क्योंकि यह डीसी में हीट होगा और ये हमारा एसी का हीट होगा। तो दोनों के, इसका जो हीट होगा, डीसी का जो हीट होगा वह एसी के हीट के बराबर होगा और यही एसी का आरएमएस वैल्यू होता है। दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल मैंने लिख रखे हैं। निश्चित ही आप वहां पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। बहुत सारे इमेज का उपयोग किया गया है ताकि आप किसी चीज को अच्छे से आप समझ पाए। तो निश्चित ही एक बार आप जरूर विजिट करिए, निश्चित ही आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।